हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस पार्ट 3 पार्ट 2 में रैंक भी बता चुका हूँ और भी बता चुका हूँ, इसीलिए पार्ट 3 में कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कंसिस्टेंसी के लिए इक्वेशन लेते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। यहाँ पर लेट अस कंसिडर लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स। अननोन्स का जो अननोन्स है, जो हम लोगों का जो वेरिएबल है वो n है, एंड वो क्या है x1 x2 x3 xn आर n अननोन्स। और इसका लीनियर इक्वेशंस क्या दिया हुआ है आपका, a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 प्लस a1n xn इक्वल टू b1। इस तरीके से इक्वेशन दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखिए दिया हुआ है, पूरा देख लीजिए किस तरीके से दिया हुआ है। नंबर ऑफ रो है आपका m, नंबर ऑफ कॉलम्स है आपका n, नंबर ऑफ कॉलम है आपका n और नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 2 3 m तक है आपका, और यहाँ पर b1 b2 b3 bm है। तो द एबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, मैंने री रिटेन एज लिख सकते हैं आप, कैन बी री रिटेन एज मैट्रिक्स इक्वेशन ax इजकल टू बी। इसके फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं ax इजकल टू बी। वन को ही हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, वेयर a इक्वल टू x1 का कॉफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a11 a21 a31 am1, डॉटेड है आपका, और x2 का कॉफिशिएंट यहाँ लिखे और x3 का कॉफिशिएंट यहाँ लिखे और xn का कॉफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लिखे। ओके स्टूडेंट्स, और वेयर x इजिकल टू वेरिएबल है आपका x1 x2 x3 xn। ये मैट्रिक्स हुआ m बाई n m रो है और n कॉलम्स है, ये हुआ n बाई 1 और ये हुआ b1 b2 b3 bm यानी m बाई 1। ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए। हम लोग एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग a डॉट सेमीकोलन बी लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये सिंबल है इस तरीके से, इसको आप डी भी लिख सकते हैं, यानी ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए बी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग डी भी सपोज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आपको डी भी सपोज किया हुआ रहेगा। अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिया हुआ है 1, इसका कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि किस तरीके से, कौन सा कंडीशन से हम लोगों का यूनिक सोल्यूशन होगा, किससे नो सोल्यूशन होगा और किससे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा, यानी कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए इसका कंडीशंस यही याद रखना है आपका, जो ये कंडीशंस लिखे हैं ये कंडीशंस आपको याद रखना है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ax इजकल टू बी, ax इजकल टू बी जो इक्वेशन है उसी का कंसिस्टेंसी हम लोग देखते हैं। अगर दो ही हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट होगा लीनियर इक्वेशंस या तो हम लोगों का इनकंसिस्टेंट होगा, दो ही केसेज होगा। कंसिस्टेंट में दो केसेज होगा, एक तो होगा यूनिक सॉल्यूशन और एक होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कंसिस्टेंट में आपका यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट में आपका आएगा नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, कब आएगा, अगर रैंक ऑफ ए, रो ए का मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो तो हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, यानी रो ए हो इक्वल टू रो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू एन जो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, तब हम लोग इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर रो ए इक्वल टू रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये इक्वल हो लेकिन लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो, तब हम लोग कहते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तब कहते हैं हम लोग, देखिए दोनों ही सेम, यहाँ तक सेम है आपका, रो ए इज इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रो ए यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हो तो कंसिस्टेंट कहलाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस हो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हम लोग कहते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर आपका रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तब हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं,
टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू -3, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। ये गिवन है, हम लोग को चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए पहले हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मे बी रीरिटन एज ax इक्वल टू b। और ये क्या होगा आपका, इसका मैट्रिक्स होगा, माने x का कोफिशिएंट लिखेंगे 3 2 1, y का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -3 2, और z का कोफिशिएंट लिखेंगे हम लोग 2 -1 1। ये मैट्रिक्स ये हुआ। x हुआ आपका वेरिएबल x बाई जेड, यानी 3 वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3, और b इक्वल टू दिया हुआ है 3 -3 और 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा ए बी, तो ए पहले पूरा लिख देंगे हम लोग 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। यहाँ पर डॉट इस सेमी कॉलन देंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन देंगे, और क्या लिख देंगे हम लोग, ये b यानी 3 -3 4। ओके स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ए बी इस तरीके से लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं कि क्या करना है हम लोग, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करना है इसको। सबसे पहले हम लोग इसको आइक्लन फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि आइक्लन फॉर्म में लाने से ही हम लोगों को रैंक फाइंड आउट होगा। देखिए पीछे से नोट डाउन कर लिया हूँ, इसको हम लोग सबसे पहले आइक्लन फॉर्म में लाएंगे। आइक्लन फॉर्म में लाने का मतलब क्या करेंगे हम लोग, 3 से जो नीचे 2 और 1 है इसको 0 करेंगे, फिर ये 3 -3 है इससे नीचे वाले को 0 करेंगे, यानी ये वाला टर्म हम लोग को 0 आना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं आइक्लन फॉर्म कहते हैं। और आइक्लन फॉर्म लाने के लिए हम लोग को ई रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। बाय लिख देते हैं, बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोगों का 12th में भी पढ़ने के लिए ई रो बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन हम लोग ऑपरेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑपरेशन पहला कर रहे हैं हम लोग, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R3 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो 1 ले आएंगे तो आपको आसानी होगा। तो क्या लिख सकते हैं, या तो इक्वल टू लिख सकते हैं, या तो ये सिंबल आप दे सकते हैं, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी को ये सिंबल दे सकते हैं। तो क्या चेंजिंग होगा, आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट थर्ड में चला जाएगा और थर्ड रो का एलिमेंट फर्स्ट में आ जाएगा 4, और यहाँ पर लिखेंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 2 -3 -1 -3, और ये आ जाएगा आपका 3 1 2 और 3। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ये किए हम लोग। सेकेंड ऑपरेशन करते हैं R2। देखिए इसमें करते हैं हम लोग ऑपरेशन R2 -2R1। ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें इसको -2 से मल्टीप्लाई करके रो वन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों का ये 0 आएगा। और रो 3 के लिए हम लोग 3 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो R3 -3R1, इस तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, देखिए पहला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दूसरा में क्या देखिए चेंजिंग होगा, ये 0 होगा, और -3 -4 -7 -1 -2 -3, और ये कितना हो जाएगा, -3 और -8 -11। इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 -6 -5 2 -3 -1 3 -12 -9। ये ऑपरेशन हुआ आपका, ये दोनों का, इसका और इसका दोनों का ऑपरेशन हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले यूनिटी कर लेते हैं, तो यूनिटी करेंगे तो क्या होगा, देखिए -7 से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, -1/7 R2, इस तरीके से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, 2 1 4
सेकेंड में चेंजिंग होगा, आपको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा और ये 11/7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। -1 -9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो कैसे करेंगे, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 प्लस 5R2। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपका कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है आपका। 3/7 11/7 कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें चेंजिंग आएगा 0, ये 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें ऐड किए हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/7 -1 यानी 8/7। ये क्या हो जाएगा आपका, 8/7। इसमें क्या आएगा आपका, -9 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/7 यानी हो जाएगा -63 प्लस 55/7। तो ये कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, -8/7 हो जाएगा, -8/7 हो जाएगा, -8/7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए नंबर ऑफ रो क्या लिखेंगे, विच इज इन आइक्लोन फॉर्म। ये आइक्लोन फॉर्म है, जब आइक्लोन फॉर्म में है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है आपका, 1 2 3। ए के लिए भी है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए है, इसीलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी 3 होगा। और नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो गया आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल टू रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 3, जो इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ अननोन्स, जो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यहाँ पर चूंकि तीनों इक्वल हो गया आपका। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं हम लोग, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, 8/7 इक्वल टू -8/7, एक इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या होगा, दूसरा इक्वेशन इससे बाई प्लस 3/7। देखिए दूसरा इक्वेशन हो गया ये बाई प्लस 3/7z इक्वल टू 11/7। और थर्ड इक्वेशन आपका होगा x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, ये थर्ड। फ्रॉम 3 से क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी फ्रॉम 1 से हम लोगों का क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1 -1, z इक्वल टू -1, एक वैल्यू निकला। और फ्रॉम हम लोग का निकलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 z का वैल्यू -1 पुट कीजिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11/7 प्लस 3/7 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x
बाई का वैल्यू कितना 2 तो 4 हो गया, जेड का वैल्यू -1 इक्वल टू 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, x इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन क्या हो गया आपका, सोल्यूशन हो गया आपका x इज इक्वल टू 1, बाई इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1, दैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उन्हें सबसे पहले इस मेथड से हम लोग करते हैं क्या, एगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग आइक्लोन फॉर्म में लाते हैं। आइक्लोन फॉर्म का मतलब ये कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसके जो नीचे जो दो रो है उसको जीरो करेंगे, फिर ए कांस्टेंट रहेगा फिर जीरो करेंगे, और इस तरीके से डायगोनली हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्मेट में ले आते हैं। इसको कहते हैं हम लोग आइक्लोन फॉर्म। आइक्लोन फॉर्म में जितना नॉन जीरो रो होगा वही उसका रैंक होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा उसका रैंक होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करके हम लोग का रैंक ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और कंडीशंस जो 3 लिखे थे वो 3 हम लोग का। यहाँ पर मान लिया जाए नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, लेकिन रैंक अगर जो 2 आ जाता तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाता। अगर रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता तब हो जाता आपका नो सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिए एक क्वेश्चन, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा के वेरियस वैल्यू के लिए आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर वेरिएबल देखिए कितना है, x1, x2, x3, x4, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका है इसमें 4 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी रीरिटेन एज ax इक्वल टू b, ये अपने आप लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखे हैं उसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है। लेकिन यहाँ पर हम ओनली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही फाइंड आउट डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, x1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे, x2 का कोफिशिएंट -3 है तो -3 लिखेंगे, x3 का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिखेंगे, x4 का कोफिशिएंट -5 है तो ये -5 लिखेंगे, और ये सेमी कॉलन दे देंगे, और यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। एक हुआ। दूसरा में देखिए x1 एब्सेंट है इसमें तो क्या लिखेंगे हम लोग 0, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट -4 है, और x4 का कोफिशिएंट आपका 1 है, और ये हो जाएगा आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, अब x1 का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे, x2 का कोफिशिएंट -5 है तो -5 लिखेंगे, और x3 का कोफिशिएंट 8 लिखेंगे, और x4 का कोफिशिएंट -9 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा। ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको आइक्लोन फॉर्म में लाएंगे। तो आइक्लोन फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं आपका, आइक्लोन फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग इसको 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए हम लोग को ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा R3 माइनस 2R1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे कन्वर्ट होगा आपका, देखिए ये सिंबल दे सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट का है सिंबल, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए फर्स्ट 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, -3, 6, -5 और 3, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। चेंजिंग किस में करेंगे हम लोग, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, 0, 1, -4, 1 और 1, इसमें चेंजिंग होगा, इसमें 0 होगा, 4 -4 0, -5 माइनस प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 1, 8 माइनस 12 इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा आपका -9 और प्लस 10 यानी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा लैम्डा -6, जगह कम ले लिए, लैम्डा -6 होगा। ये ऑपरेशन होगा आपका। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेशन करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। इसको तो इससे नीचे वाले को 0 करना है तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन हम लोग, यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, फिर ऑपरेशन लिखेंगे हम लोग R3 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R3 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 कोई चेंजिंग नहीं होगा, देखिए
फर्स्ट दो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 -3 6 -5। ओके स्टूडेंट्स, और ये 3 रहेगा। एकदम सावधानी से बनाएंगे इसमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में इजी है, लेकिन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहता है। 0 1 -4 1 1, और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 - 1 ये 0 हो गया, -4 0 हो गया, ये 1 - 1 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा -7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पर आपका हो गया ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब सम कैसे जाएगा, केस 1 लेते हैं हम लोग। अब इसमें इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को केसेज की यूज करेंगे। अगर ए की रैंक की बात करें तो ए का रैंक तो ऐसे ही आपका पता लग रहा है कि ए का रैंक 2 है। अब ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक की बात करें तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका लैम्डा पर। लैम्डा का वैल्यू एक बार 7 लेंगे, एक बार नॉट इक्वल टू 7 लेंगे, तो आपको सबका रैंक पता लग जाएगा। रैंक ए तो पता है, रैंक ए तो 2 ही आएगा इसमें, क्योंकि नन इक्विवेलेंट नन जीरो रोज 2 है ए में, ये ए पार्ट है आपका, ये ए पार्ट। देखिए ले लिए केस 1 में हम लोग ले लिए वेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 7। अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 7 है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा 2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर आप इसको नॉट इक्वल टू 7 लिए हैं, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 7 लिए हैं, तो ये 1 2 3 रो हो जाएगा जो नॉन जीरो होगा, इसीलिए इसका रैंक हो जाएगा आपका, अगर लैम्डा इज रैंक हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 7 लिए हैं तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे सो डैट द सिस्टम ऑफ लीनियर equations are inconsistent, यानी डेट इज नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन, यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट, यानी देयर आर नो सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा केस लेंगे, लैम्डा इक्वल टू 7। 2 ही केस बनेगा। देखिए लैम्डा इक्वल टू अगर जो 7 लेंगे तो लास्ट जो रो होगा वो 0 हो जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे, तो इसीलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 2, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये भी हो जाएगा आपका 2, क्योंकि नन जीरो रो होगा 2 होगा अगर लैम्डा इक्वल टू 7 लेते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू है आपका 3। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इसको डी भी मान सकते हैं अगर जो लिखने में कोई दिक्कत हो, इक्वल टू 2 विच इज लेस देन, नहीं नंबर ऑफ अननोन्स आपका 4 था, सॉरी नंबर ऑफ अननोन्स आपका 4 था, हियर नंबर ऑफ अननोन्स 4 था, देखिए नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 4 था। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 4 था, सॉरी गलती से लिख दिए 3, आदत है 3 का, नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 4 है। कौन कौन है आपका, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, ये 4 नंबर ऑफ अननोन्स था, हम लोग 3 लिखे थे। तो विच इज 2 क्या है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 2 है, विच इज लेस देन 4, देन यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स लिख देते हैं, इसको कॉमा दे करके, द नंबर ऑफ अननोन्स
unknowns. Then the system of linear equation, the system of linear equations have infinitely many solutions. यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस इसका होंगे। यहां पर देखिए नंबर ऑफ अननोन्स 4 है और रैंक 2 है, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 - 2 = 2 आएगा। यानी आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आने वाला है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका कितना आएगा? 2 आएगा। यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आएगा 2 आएगा। यानी हम लोग यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका 2 आएगा। 2 आप K1 और K2 सपोज करेंगे यहाँ पर हम, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? टू ऑब्टेन, अब नाउ टू ऑब्टेन solution of 1। कब? जब वेन x = लैम्डा = 7 के लिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तब क्या हो जाएगा? हम लोग को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर क्या करेंगे? पीछे से हम लोग लिखेंगे हम लोग x2 - 4x3 + x4 = 1। और क्या लेंगे? 2x1 - 3x2 + 6x3 - 5x4 = 3। इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। कैसे लिए हैं जो आप चेक कर लीजिए यहाँ से फिर से एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन से लिए हम लोग 2x1 - 3x2 + 6x3 - 5 = 3 - 5x4 = 3। और इससे लिए हैं हम लोग x2 - 4x3 + x4 = 1। हम लोग इसी से 2 इक्वेशन पीछे हम लोग लिखे हैं। फिर सॉल्व करते हैं नीचे, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू इन सब्स्टिट्यूट in equation 1 x3 = K1 ले लेते हैं। क्या बोले थे? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। एक को हम लोग K1 सपोज कर लिए और x4 को हम लोग K2 सपोज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए x2 - 4K1 + K2 = 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x2 का वैल्यू आ जाएगा 4K1 - K2 + 1। ये आएगा आपका x2 का वैल्यू। x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4K1। x2 का वैल्यू आ जाएगा 4K1 - K2, 4K1 - K2 + 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लेंगे? 2x1 = होगा, ये राइट साइड चला जाएगा 3x2 - 6x3 + 5x4 + 3 ये होगा। और x2 का वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 3 4K1 - K2 + 1 -6 x3 का वैल्यू हम लोग का था K1 और x4 का वैल्यू था K2 + 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12K1 - 3K2 + 3 -6K1 + 5K2 + 3 ये आएगा आपका। तो अब 12K1 की जब बात करेंगे तो कितना आएगा?
12k1 माइनस k1 कितना हो जाएगा आपका 6k1 और माइनस 3k2 प्लस 5k2 यानी हो जाएगा प्लस 2k2 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 2x1 का वैल्यू आया। देयरफॉर x1 इक्वल टू कितना आएगा 2 से डिवाइड होगा यानी 3k1 प्लस k2 प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका x, ये क्या हो गया x1 का वैल्यू हो गया। x1 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3k1 प्लस k2 प्लस 3 हो गया। तो हम लोगों का x1 का वैल्यू ये आ गया, x2 का वैल्यू आ गया, x3 का वैल्यू आ गया और x4 का वैल्यू आ गया। वेयर k1 एंड k2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम लोग k1 और k2 का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू अगर जो रखते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अगले क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे सोल्व करने का। कमेंट में तो उतना अच्छा से नहीं लिखा पाता है लेकिन कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने के लिए। थैंक्स।